गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आ चुका हूं और इसी तरह से आप लोगों को ऑनलाइन आगे पढ़ाता रहूँगा। तो दोस्त, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग सत्ता की साझेदारी भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे उसके आगे हम डील करेंगे। आज का क्लास जो है सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली, और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को जानने से पहले सबसे पहले हमको सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली को समझना आवश्यक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली को समझते हैं। तो सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। आप पहले के वीडियो में भी पहले के क्लास में मैंने इस चीज़ को डील किया था कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ जो होता है, सरकार का जो क्रियाकलाप होता है, सरकार का जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप में जनता की भागीदारी, यानी कि जनता क्या करती है, इसमें सरकार की जो भी क्रियाकलाप होती है उन क्रियाकलापों में जनता जो है सरकार के क्रियाकलापों में भाग लेती है। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जनता का सरकार के क्रियाकलापों में भाग लेना क्यों ज़रूरी है। तो जनता का सरकार के क्रियाकलापों में भाग लेना इसलिए आवश्यक है ताकि सरकार का कोई भी कानून या कोई भी नीति निर्माण या फिर निर्णय लिया जा रहा है, वो नीति जो है, वो कानून जो है जनता के हित में बने, और सरकार है जो भी कानून बना रहा है वो जनता के लिए लाभदायक हो। तो इसी के लिए जो है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली है ना, इसी बात को डिनोट करती है कि सरकार के क्रियाकलाप में जनता का अधिक से अधिक भाग लेना ही सरकार के क्रियाकलापों में जनता का अधिक से अधिक भाग लेना ही सत्ता में साझेदारी है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सत्ता में साझेदारी क्या है। तो सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ सरकार के क्रियाकलापों में जनता की भागीदारी और सरकार के नीति एवं निर्णय निर्माण में भाग लेना होता है। तो सरकार के किसी भी निर्णय में जनता द्वारा उसको प्रभावित किया जाना चाहिए, ताकि जो भी सरकार नियम बना रही है, जो भी सरकार कानून को लागू कर रही है, वो कानून और वो नियम जनता के हित में हो। ठीक है, जनता के इच्छा के अनुसार हो। तो जनता के इच्छा के अनुसार बने, इसके लिए सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का होना बहुत ही जरूरी है। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली ये कहती है कि जनता जो है अधिक से अधिक है जो कि सरकार के क्रियाकलापों में भाग ले। तो इस चीज़ को हम पहले ही जान चुके थे। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि आखिर ये संघात्मक शासन व्यवस्था होता क्या है। तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को समझने से पहले आपको यहाँ पे देखिए सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको 3 पॉइंट समझना है ना। 3 पॉइंट को इसको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला आपका होता है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, दूसरा है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था, और तीसरा जो आपको इसमें समझना है, जो पढ़ना है, वो है आपका बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये बनता है दोस्त कि आखिर ये संघात्मक शासन व्यवस्था होता क्या है। तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था जो होता है, कहा जाता है कि जब संपूर्ण देश का शासन है ना, यहाँ पे किसी केंद्र के अनुसार ना चल करके, यानी कि केंद्र की सरकार के द्वारा ना चला करके उसको इकाई के सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो कई सारी उसमें इकाइयां होती हैं।
तो कई सारी इकाइयों के सरकार के द्वारा जब उसे चलाई जाती है तो इसी को हम यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब संपूर्ण देश का शासन एक केंद्र से ना चला करके इकाइयों की सरकार के द्वारा चलाई जाती है, इकाइयों की सरकार के द्वारा चलाई जाती है ना, तो इसे ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। इन दोनों के बीच सत्ता का विभाजन संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन और अधिकार जो है वो समान रूप से दे दिया जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में केंद्र की अपेक्षा जो होती है ना, वो राज्य सरकार अत्यधिक शक्तिशाली होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया भी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। इसमें दो सरकार के बीच एक केंद्र सरकार होता है और एक राज्य सरकार होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सत्ता और अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है, और ये जो विभाजन होता है वो संविधान के अनुसार होता है। ठीक है, तो एक लिखित संविधान होती है जिसके अनुसार जो है शक्ति और सत्ता का विभाजन जो है केंद्र और राज्यों के बीच में कर दिया जाता है। तो ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन और अधिकार जो है वो समान रूप से दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राज्य सरकार जो होती है केंद्र के अपेक्षा अत्यधिक शक्तिशाली होता है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिसमें जो है सरकार जो होता है वो राज्य के अपेक्षा अत्यधिक जो शक्तिशाली होता है वो केंद्र सरकार होता है, यानी कि केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्ति होता है। तो केंद्र सरकार के पास अत्यधिक शक्ति और अधिकार दिया जाता है। ऐसे देश में आपका उदाहरण है भारत इसका बेहतर उदाहरण है, और बेल्जियम है। बेल्जियम और भारत में जो सत्ता का विभाजन किया जाता है उसमें केंद्र सरकार को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है, और इस पर क्या है ना केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है राज्य सरकार के बीच। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे में अमेरिका है, फ्रांस है, आपका ब्रिटेन है। तो इन सारे देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि ये जो सरकार का दूसरा रूप है ना, इस तरह की शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। अब आप यहाँ पे ये समझिएगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। तो जब किसी भी देश के शासन व्यवस्था एक ही सरकार के हाथ में निहित होती है, पूरी की पूरी शक्ति जो है केंद्र सरकार के हाथों में निहित होता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम यहाँ पे एकात्मक सरकार के नाम से जानते हैं। तो एकात्मक सरकार में एग्जाम्पल आपका आएगा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, आपका ये श्रीलंका है ना। ये सब जो है एकात्मक सरकार व्यवस्था वाली सरकार है, जिसमें शासन का जो शक्ति होता है, जो अधिकार होता है वो मात्र केंद्र के पास होता है, और बहुत सारी इकाइयां जो होती है वो केंद्र के अधीन रह करके ही कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए हमने बताया भी कि कुछ देशों में सत्ता और अधिकार का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि केंद्र के पास राज्यों के अपेक्षा अधिक शक्ति और अधिकार होते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जिसमें केंद्र के पास अत्यधिक शक्ति न दे करके राज्य सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार से सत्ता और अधिकार का विभाजन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे जो है यहाँ पे आगे जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या क्या होता है।
हम अभी जस्ट हमने सीखा कि संघात्मक शासन व्यवस्था आखिर कहते किसको हैं, इसमें कितने तरह की सरकारें होती है ना। अब यहाँ पे आगे हम समझते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की अगर बात किया जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 मुख्य विशेषताएं होती है। तो 5 मुख्य विशेषताओं में आपका शामिल है सबसे पहला दोहरी सरकार, जिसके बारे में अभी हमने आपको जस्ट बताया कि दोहरी सरकार क्या होता है। इसमें हमने अभी आपको बताया कि दोहरी सरकार में क्या होती है, सत्ता का विभाजन जो है 2 सरकार के बीच में, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में कर दिया जाता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में सत्ता, अधिकार एवं शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये आपका दोहरी सरकार यानी कि 2 सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में सत्ता का विभाजन और अधिकार का विभाजन कर देना ही दोहरी सरकार होता है। तो ये दोहरी सरकार जो है संघात्मक शासन व्यवस्था की ये सबसे बेहतर यानी कि सबसे प्रमुख विशेषता है। देखिए दूसरी इसकी विशेषता की बात किया जाए तो दूसरी इसकी विशेषता है अपना अपना अधिकार क्षेत्र। हमने जैसा ही अभी आपको बताया कि दोहरी सरकार, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि दोहरी सरकार में हमने अभी आपको बताया कि इसमें 2 तरह की सरकार, केंद्र होती है और राज्य सरकार होती है। तो केंद्र और राज्य के बीच में उनका अपना अपना अधिकार जो है, अधिकार क्षेत्र बांट दिया जाता है। तो राज्य पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। राज्य सरकार जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, आपका विधायक होता है और भी बहुत सारे ये अधिकारी होते हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन रह करके यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। और ये जितने भी राज्य सरकार हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार कोई गलत फैसला लेता है या फिर ऐसा कोई कानून नियम बनाता है जो कि जनता के हित में नहीं है, तो केंद्र सरकार क्या करती है, उस पर अंकुश लगाती है। तो देखिए हमने सबसे पहले बताया कि इन लोगों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसमें 2 क्षेत्र आपने जाना, एक केंद्र है और दूसरा राज्य है ना। तो इन दोनों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। तीसरा जो है ये संविधान के अनुसार दोनों सरकार के बीच में सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही काम है संपूर्ण देश पर शासन करना। तो ये दोनों सरकारें जो है वो संपूर्ण देश पर शासन करती है। तो इसमें क्या है ना कि संविधान के द्वारा दोनों सरकार के बीच में सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है। आपने देखा कि संविधान ये दोनों जो सरकारें हैं है ना, दोनों सरकार देश के नागरिकों पर ही शासन करती है। लेकिन इन दोनों में जो कानून बनाने का जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है, आपका प्रशासनिक क्षेत्र है, इसके अलावे जो है आपका प्रशासनिक क्षेत्र के अलावे आपका अलग अलग जो कानून होता है ना, वो सरकार के बीच में अलग अलग बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र, अगला जो है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका में आप यहाँ पे समझिए कि देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल न करे, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे, इसके लिए जो है एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। संविधान में इसकी व्याख्या की गई है ना, और इसका वर्णन किया गया है निष्पक्ष न्यायपालिका का, और ये सरकार का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग इसको माना जाता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। और ये जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है वो संघात्मक शासन व्यवस्था, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था की ये एक बेहतर यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषताओं में शामिल है। इसमें क्या है ना कि जब मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई टकराव की स्थिति होती है, किसी तरह का विवाद होता है, तो इन विवादों का निपटारा जो है वो न्यायपालिका करती है ना। भारत में आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानते होंगे। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर किसी भी प्रकार का अनबन होता है,
किसी भी प्रकार का, यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है न्यायपालिका क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भारत में क्या करती है, इसका निपटारा करती है। इसकी पांचवी जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए भारत में खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता सबसे अत्यधिक है। यानी कि कोई भी सरकार जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था में है ना आती है, तो वो सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान में लिखे गए नियमों का, संविधान में लिखित नियमों का पालन करना होता है। कानून जो बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाया गया है, उसका जो कि पालन दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन दोनों को करना होता है। और इस पर जो नियंत्रण रखने का काम करती है वो न्यायपालिका करती है। तो देखिए सरकार जो है, हमने अभी बताया कि सरकार दो तरह की होती है। सबसे पहला हमने बताया एकात्मक सरकार और दूसरा संघात्मक सरकार। इन दोनों के बारे में आप बेहतर तरीके से जान चुके हैं। संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार क्या होती है। तो संघात्मक सरकार दो भागों में बटी है। सबसे पहला तो केंद्र सरकार है और दूसरा राज्य सरकार है ना। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्ति और अधिकार का विभाजन कर दिया गया है। देखिए इसमें आपको तीन चीज़ों को समझना है। सबसे पहला आपका है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, दूसरा और तीसरा कार्यपालिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना। यहाँ पे विधायिका क्या करते हैं इसको समझिएगा। सबसे पहले तो विधायिका का काम है कानून बनाना, ये कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, जो विधायिका कानून बनाई है ना, उसको कार्यपालिका लागू करने का काम करती है। और न्यायपालिका का काम ये होता है, ये देखना होता है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो कार्यपालिका है जो कि सही तरीके से पालन कर रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए कि कार्यपालिका है ना, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को यदि कार्यपालिका जो है सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो न्यायपालिका इसको क्या करेगा, विरोध करेगा है ना, और उसको है जो कि कानून पालन करने को कहेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना जरूरी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो हमने अभी ये बताया कि सरकार को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, एकात्मक सरकार, दूसरा संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार दो तरह की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एकात्मक में भी जस्ट हमने बताया कि एकात्मक में शासन का जो बागडोर होता है मात्र केंद्र के हाथ में ही होती है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं होती। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश पर शासन करते हैं और जो भी नियम, जो भी कानून बनाते हैं वो जनता के हित में ही बनाते हैं। ठीक है।